नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसरीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 1,63,248, क्योर हो चुके हैं 2,04,710, डेथ हो चुकी है 12,573 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 53,915, क्योर हो चुके हैं 60,838, डेथ हो चुकी है 5,751 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 26,669, क्योर हो चुके हैं 21,304, डेथ हो चुकी है 1,969 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 5,216, क्योर हो चुके हैं 7,001, डेथ हो चुकी है 518 की। सिक्किम जो कि ग्रीन जोन में था, अभी वहां पर एक्टिव केसेस 65, क्योर हो चुके हैं 5 और डेथ हो चुकी है 0 की। और इसी के साथ अगर हम आज बात करें उत्तर बंगाल के स्थिति की, तो दार्जिलिंग की अगर हम बात करें तो दार्जिलिंग में कुल रिपोर्ट जो है 240 जोड़ 18, इनमें से ठीक होकर के घर गए हैं 334 जोड़ 26 और एक्टिव केस से 102 घटाव 8 और 4 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ कालिम्पोंग में 46 मामले कुल मिलाकर के हैं, 26 जोड़ 2 डिस्चार्ज हो गए हैं। एक्टिव केस से 19 घटाव 2 और 1 की मौत हो गई है। जलपाईगुड़ी की अगर बात करें तो जलपाईगुड़ी में कुल मिलाकर के 268 जोड़ 13 टोटल मामले हैं, 115 जोड़ 1 ठीक हो गए हैं और 153 जोड़ 12 रिपोर्ट जो है वो फिलहाल एक्टिव जलपाईगुड़ी में चल रही है। कोई मौत की घटना जो है वो वहां से नहीं है। अलीपुरद्वार की बात करें तो अलीपुरद्वार में 102 कुल मामले हैं, 33 लोगों की डिस्चार्ज हो चुकी है, 69 एक्टिव केस है, कोई मौत की संख्या वहां पर नहीं है। कूचबिहार की बात करें तो 285 जोड़ 2 कुल मामले, इनमें से ठीक हुए हैं 212, एक्टिव केस है 73 जोड़ 2 और कोई मौत की खबर फिलहाल यहाँ से नहीं है और एक अच्छी बात, राहत भरी बात। साथ ही साथ उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो 228 मामले कुल हैं, 204 लोग ठीक हो गए हैं, 24 फिलहाल एक्टिव केस है और कोई मौत की संख्या यहाँ पर नहीं है। और सबसे अच्छी रिपोर्ट जो है वो उत्तर दिनाजपुर की ही देखी जा रही है। इसी के साथ अगर हम मालदा की बात करें तो 355 जोड़ 17 टोटल मामले, 202 जोड़ 3 ठीक हो गए हैं, 153 जोड़ 14 एक्टिव केस है और कोई मौत की संख्या यहाँ से फिलहाल नहीं है। इसी के साथ हम अगर आज सिलीगुड़ी नगर निगम की बात करें तो वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 46 से एक मामले जो है वो नए आए हैं और बागडोगरा से जो CISF के कर्मी हैं उनमें भी कोरोना के संक्रमण जो है वो पाए हैं। जैसे आगे बढ़ते हुए कहाँ की स्थिति दिखा रहे, आगे बढ़ते हुए देखते हैं गैंगटॉक की स्थिति, जहां पर संवाद भवन में CM PS गोले ने कुछ लोगों को चेक प्रदान किया। तो आइए देखते हैं विस्तार से। सहकारी कृषि मार्फत यस कोभिड-19 को महामारीको आपतकालमा सागसब्जीको गर्जो टार्ने राज्यका फार्म प्रोड्युसर्स अर्गनाइजेसन FPOहरूलाई बिहिबार मुख्यमन्त्री PS गोलेले उनीहरूको अंश प्रदान गरे। राजधानी गान्तोकको समन भवनमा आयोजित एउटा कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्रीले कुल 28 वटा FPOलाई उनीहरूको इक्विटी ग्रान्टको चेक प्रदान गरे। यस अवसरमा आफ्नो सम्बोधन राख्दै मुख्यमन्त्री गोलेले राज्यका सबै बाँझो जमिनमा पनि खेती लगाएर अन्नको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले सहकारी कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको बताए। विशेष गरेर हालको महामारी र आपतकालमा राज्यका बजारहरूमा सागसब्जीको खपत पूरा गर्न FPOहरूले पुर्याएको योगदान सराहनीय रहेको तिनले बताए। FPOले राज्यका किसानहरूका उत्पादलाई बजार व्यवस्थापन गर्नमा उल्लेखनीय भूमिका निभाउने गरेको पनि मुख्यमन्त्रीले बताए। उनले देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नारा भोकल फर लोकल मार्फत सिक्किम राज्यलाई अन्न उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने राज्य सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको आफ्नो सम्बोधनमा बताएका। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत चीन के गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान जो है वो शहीद हो गए थे इस बीच, और उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच देश के विभिन्न जगहों में श्रद्धांजलि दिया जा रहा है उन्हें, और कल की अगर हम बात करें, आज की बात करें तो विभिन्न जगहों में ऐसे कार्यक्रम जो है वो चल रही है। आगे बढ़ते हुए हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सिक्किम में वहां के लोगों ने किस तरीके से जवानों को श्रद्धांजलि दी है।
गत 15 जुनको दिन लद्दाखको भारत चीन सिमाना गलवान घाटीमा दुवै देशको सैनिक बीच भएको हिंसक झडपमा देशको निम्ति प्राणको आहुति दिने 20 जना शहीद भारतीय सेनाका जवानहरूलाई आज गान्तोकवासीले पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। राजधानीको नागरिक समाजले स्थानीय एमजी मार्गमा बिहान 11 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आरम्भ क्षेत्र विधायक वाइटी लेप्चाले शहीदहरूको नाममा दियो बालेर गरे। यसरी नै शहरी विकास एवं आवास मन्त्री अरुण उप्रेतीले पनि वीर शहीदहरूलाई श्रद्धासुमन अर्पण गरे। पछि राज्यपाल गंगा प्रसाद पनि एमजी मार्गमा उपस्थित भएर शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। यस अवसरमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै राज्यपालले शहीदहरूको बलिदान खेरो नजाने बताएका छन्। अमर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वो एक दीवार जल छोड़ दी उसके लिए। अनि आज जुन चाहिँ अब अहिले भर्खरै जुन घटना घटेको छ भारत र चाइनाको बिचमा एउटा हाम्रो सैनिकहरूको आपसमा मुठभेडमा जुन चाहिँ हाम्रो भारतीय सैनिकहरूको जुन चाहिँ उहाँहरूको देहावसान भएको थियो र यसमा उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नको निम्ति आज हाम्रा माननीय विधायक महोदय श्रीमान वाइटी लेप्चाज्यू अथवा उहाँका समस्त हाम्रो गान्तोकवासीहरूले आज यो एउटा कार्यक्रम आयोजन गर्नुभएको थियो कि श्रद्धाञ्जली भनेर र त्यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा म पनि यहाँकै क्षेत्र विधायक भएकोले गर्दाखेरि र यहाँ उहाँहरूको निमन्त्रणामा आज म यहाँ आएको छु र यहाँ अहिले हामीले उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गऱ्यौँ र यसमा जति पनि उहाँहरूको जति पनि घर परिवार जति पनि मृत परिवार हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु र जति पनि उहाँहरूको परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई भगवान्ले एकदम उहाँलाई सहनशक्ति प्रदान गरून् भन्ने उहाँहरूको ईश्वरले प्राप्त गरून् भन्ने उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छु।
देशको सिमानामा भारतीय जवानहरूले जसरी देशको निम्ति आहुति दियो नि है आज तपाईँले यहाँनिर श्रद्धाञ्जली गर्नुभयो त्यसमा तपाईँको भन्नु के छ? यो जुन आपतकालीन त पहिलेदेखि आइरहेको थियो संसारमै, जसले संसारलाई नै आज दुःख दिइरहेको थियो र त्यही देशले आज फेरि यहाँ हाम्रो सिमानामा हाम्रो जवानहरूलाई, हाम्रो मिलिटरी अफिसरहरूको ज्यान प्राण लियो र उहाँहरूले आफ्नो देशको लागि उहाँहरूले आफ्नो ज्यान प्राण मतलब दिएको छ है। त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो सिक्किमवासीको तर्फबाट अनि तपाईँको देशकै तर्फबाट अझ उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरौँ भन्ने मन भएर अझ सबैलाई निम्त्याएर सायद मलाई लाग्दैछ यहाँनिर अब मैले दिइसकेको छु लेटर, गभर्नर साहबलाई पनि पठाएको छु र यहाँ मुख्यमन्त्री साहबलाई पनि पठाइदिएको छु र उहाँ पनि सायद मलाई लाग्छ आउनुहुन्छ। 12:30को एउटा टाइम दिएको जस्तो मलाई अघि खबर हुँदै थियो अनि तपाईँहरू पनि बसिदिनुहोस् भनेर म बिन्ती गर्छु र उहाँहरूले पनि आएर यहाँनिर अनि यो चाहिँ के गरेको भन्दा चाहिँ एउटा छोटो समयमा यहाँ श्रद्धाञ्जली प्रोग्राम राखेको भए चाहिँ यहाँ ग्यादरिङ हुन्छ, त्यो लकडाउनको अनुशासन पनि भङ्ग हुन्छ भनेर चाहिँ 11 बजीदेखि बेलुका 5 बजीसम्म राखिएको, ताकि कोही आएर पालो पिलो आएर त्यो अलिकति गरोस् भनेर नि। अनि त्यसले गर्दा म एकदम हार्दिक श्रद्धाञ्जली है अब देशलाई देशको निम्ति आफ्नो ज्यान प्राण गुमाए जसले है, अन्त उहाँको परिवारलाई पनि म यहाँबाट उहाँलाई सन्देश दिन चाहन्छु, सन्तावना दिन चाहन्छु ताकि उहाँले कहिले आफ्नो नाम अमर रहिरहने काम गरेर उहाँहरू जानुभएको छ र उहाँको परिवारहरू पनि यसैमा उहाँहरू मतलब खुसी होस् भन्ने म बिन्ती गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम मैं उस गलवान घाटी में जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं उन्हें मैं नमन करता हूं और साथ ही साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को एक सहने की शक्ति दें। आज चीन ने जिस तरह से धोखाबाजी किया है और धोखाबाजी करके और हमारे 20 जवानों को हताहत किया है, जो जवान आज शहीद हुए हैं, और यह चीन का यह चाल जो है यह एक बहुत ही घटिया किस्म का चाल है और इसकी हर जगहों पर इसकी थू-थू हो रहा है और पूरा भारत की जनता आज आक्रोश में है। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री ने भी यह कहा है कि जवानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से वैसे तो भारत निश्चित शांति प्रिय देश है और ये चाहता है कि शांति के साथ हमारे जो बगल के पड़ोसी देश हैं उनके साथ शांति के साथ मैं रहूं, लेकिन यदि कोई इस प्रकार का हरकत करता है तो उसका जवाब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और निश्चित रूप से इसके लिए भारत पूर्ण रूप से सक्षम है इस प्रकार के उसे जवाब देने के लिए। तो आज जो भारत की जनता के अंदर जो आक्रोश है और भारत की जनता की मांग है कि इसका बदला लिया जाए, तो निश्चित रूप से इस पर सरकार, हमारे सेना आज गंभीरता से विचार कर रही है। और आज भारत वो नहीं है जो कभी 1962 में था। आज भारत भी एक सामरिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से सक्षम है और निश्चित रूप से भारत अपनी सरहद की रक्षा करने के लिए हर प्रकार से तैयार है। हमारे जवान इसके लिए हमेशा मुस्तैदी से सरहद पर डटे रहते हैं और उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि हमारा सीमा सुरक्षित रहे और इसके लिए हमेशा वो लोग तत्पर से अनेकों कठिनाइयों के बावजूद भी वो इस पर लगे और डटे रहते हैं। तो आज जो हमारे 20 जवान जो शहीद हुए हैं, निश्चित रूप से वह उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इसके लिए आज हमारे पूरे जवान के लोग
पूरे पदाधिकारी, सेना के पदाधिकारी सभी लोग इसके लिए चिंतित ही नहीं बल्कि इसके लिए विचार कर रहे हैं। वैसे तो वार्ता भी चल रही है, लेकिन यह निश्चित रूप से यह चीन मान ले कि भारत के जवान जो है वो हर प्रकार से अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए, एक एक इंच की सुरक्षा करने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से वो कार्रवाई होगा ही और हमारा एक एक इंच आज सुरक्षित रहेगा। इसके लिए हर प्रकार से भारत का जवान तैयार है। तो इस अवसर पर पुनः मैं उन शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ, नमन करता हूँ। परमपिता परमात्मा से उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। सिक्किम भी चाइना से बहुत ही नज़दीक से है सर। यहाँ तो आदमी भी मतलब डरे हुए, तो कुछ कहना चाहिए? ये एक लैंडलॉक स्टेट है, तो फिर आप ऐसे घटना को कैसे देखते हैं सिक्किम के अंतर्गत? ना सिक्किम देखिए, मैंने कहा ना कि अपनी कोई भी सरहद, कोई भी हिस्सा आज हमारे जवान लोग हैं उस हर हिस्सा को सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, इसलिए उसी चिंता। तो आगे बढ़ते आपको बताना चाहूंगी, सीमावर्ती इलाकों को खाली करा दिया गया है और साथ ही साथ तैनाती भी बढ़ा दी गई है। तो आपको सीधा ले चलते हैं, वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। भारतीय सेना ने अग्रिम मोर्चे पर तैनाती बढ़ाई, सीमावर्ती गांवों को खाली कराया गया। तीसरी बैठक में भी नहीं बनी बात। लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार रात चीनी सैनिकों की धोखेबाजी का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद अब भारतीय सेना इस मोर्चे पर कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। सेना ने चीन से लगी सभी सीमाओं के अग्रिम मोर्चे पर तैनाती बढ़ा दी है। कई सीमावर्ती गांवों को भी खाली कराया जा रहा है। इस बीच मौजूदा हालात सामान्य करने के लिए सेना कमांडर स्तर पर हुई बातचीत में गुरुवार को सेना ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि गलवान घाटी में पहले की स्थिति बहाल करने के अलावा इसका चीन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं गलवान घाटी पर दावा ठोकने के चालबाजी पर लगी चीन की सेना के रुख के लगातार तीसरे दिन भी बातचीत का कोई हल नहीं निकला। हालांकि बैठक के नतीजों को लेकर दोनों पक्षों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि भारत नेपाल सीमा विवाद जो है वो सुलझता हुआ दिख रहा है और क्या स्थिति है, कैसे क्या हुआ, वो हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। भारत नेपाल सीमा विवाद चरम पर पहुंचा। विवादित नक्शे वाले बिल को नेपाल के राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। भारत के 3 क्षेत्र अपने में दिखाए। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने बृहस्पतिवार को देश के नए राजनीतिक नक्शे को बदलने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें रणनीतिक महत्व वाले 3 भारतीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कुछ समय पहले ही भारत के विरोध के बावजूद नेपाल की संसद ने इसे मंजूरी प्रदान की थी। राष्ट्रपति भंडारी ने नेपाल के संविधान दूसरा संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। नेपाल की कोर्ट ऑफ आर्म्स अब नए नक्शे में लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों को शामिल करेगी। भारत ने इन क्षेत्रों पर नेपाल के दावे को अस्वीकार्य और कृत्रिम रूप से बढ़ा चढ़ा कर रखा गया बताया है। नेपाल ने पिछले महीने देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी किया था। नेपाली संसद के निचले सदन के बाद आज उच्च सदन ने भी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान। तो आगे बढ़ते हैं कालिम्पोंग की तरफ, जहां पर उन लोगों ने श्रद्धांजलि दी जो इंडो चाइना वॉर में जिन लोगों ने, जिन जवानों ने जान खो दी, उन सभी को। तो आइए सीधा को ले चलते हैं कालिम्पोंग और वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। लद्दाखको गलवान घाटीमा चिनिया सैनिकहरूले छल गरी 20 जना भारतीय जवानहरूलाई शहीद बनाएको घटनाको प्रतिवादमा बिहीबार कालेबुङमा सीमान्त सचेतना मञ्चले ती वीर शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको पुतला दहन गर्यो। कालेबुङको थाना डाँडा स्थित त्रिकोण पार्कमा बिहीबार साँझ भेला भएका सचेतना मञ्चका सदस्यहरूले देशभक्तिका नाराहरू लगाउँदै चीन विरुद्ध उग्र नाराबाजी गरेका थिए। उल्लेख्य छ, सीमान्त सचेतना मञ्च राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ आरएसएसकै एउटा उपज संगठन हो, जसले सिमानामा बसेका सेना तथा देशका नागरिकहरूमा राष्ट्रभक्ति जागृत गराउने कार्य गर्दछ। कार्यक्रमका अवधि मञ्चका वरिष्ठ सदस्य लोकनाथ अग्रवाल लगायत अन्यले सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रकाश पारेका थिए भने पछि थाना डाँडामा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको पुतला दहन गरेका थिए।
कार्यक्रमबारे मञ्चका एकजना सदस्य तथा हिमालयन योग संस्थानका संयोजक महेश गुप्तले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। होइन, हामी कुनै एनजिओबाट आएको होइनौँ। विशुद्ध रूपमा आज भारतीयहरूले हाम्रो सैनिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्न आएका हौँ र चीनी राष्ट्रपति जसले छलको साथमा हाम्रो देशको सैनिकहरूको हत्या गर्यो, तर आज गर्वको साथमा हामीले भन्नुपर्छ हाम्रो सैनिकहरू 20 जना मारिए, तर अन्तर्राष्ट्रिय खबर अनुसार हाम्रो सैनिकहरूले पनि 43 जना चिनियालाई ढेर गरेका छन्, उनीहरूलाई मौतको घाट उतारेको छौँ। यो सर्वविदित छ। र आज एउटै कुरा भन्न चाहन्छु म कि हामी आजको दिनमा कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीसँग संलग्न भएर, कुनै जातिसँग संलग्न भएर, कुनै पन्थसँग संलग्न भएर आज यो लडाईँ हामी लड्न सक्दैनौँ। हाम्रो अगाडि पाकिस्तान जस्तो सानो राष्ट्र छैन, हाम्रो अगाडि चीन जस्तो विशाल राष्ट्र छ र यो चीन जस्तो छली दुष्ट राष्ट्रलाई आज जित्नको लागि केवल सैनिकहरूले मात्र काम चल्ने होइन। आज केवल सैनिकहरूले आफ्नो बलिदान सीमान्त क्षेत्रमा दिएर आज यो देश सुरक्षित बस्ने छैन। यसर्थ म आह्वान गर्दछु विभिन्न च्यानलहरूको माध्यमबाट हामी कमसेकम केही गर्नु सक्दैनौँ भने मोबाइलबाट यो टिकटक भन्नेहरू, चीनी देशमा बनिएको कतिवटा एप्सहरू यो हामी बहिष्कार गरौँ। हामीले सक्ने कुरा बहिष्कार गरौँ। ठिकै छ, आज घरमा हामीले चीनमा बनेको सामान ल्याइसकेका छौँ, त्यो हामी नोक्सान नगर्ने मन पनि लाग्दैन होला। तर सोच्नुहोस्, त्यो आमाको काख जसको छोराले आफ्नो प्राण गुमाए, सोच्नुहोस् त्यो छोरा जसको बाउ पर्खिँदै थियो, त्यो छोरी हाम्रो बिहारको ओझाको छोरी जसको अनुहार पनि ती शहीदले हेर्नु पाएनन्। तो ये हम आपको दिखा रहे थे कालिम्पोंग की स्थिति कि वहां पर लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि तो दी ही है, इसके साथ ही चाइनीज का जो है वहां के जो चाइनीज राष्ट्रपति का पुतला भी उन्होंने फूका है। और इस बीच इस मुद्दे को लेकर के अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करें, आपको याद होगा फरवरी का महीना था, 14 तारीख थी और पुलवामा में जो हमला हुआ था, संपूर्ण देश जानता है उस हमले को और उसके बाद की स्थिति को। और उसके ठीक 1 साल बाद अगर आज की हम बात करें, 2 दिन पहले की बात करें, तो इस तरीके से फिर से एक बार झड़प हुई और इंडो चाइना में इस तरीके से गलवान घाटी में हमारे हिंदुस्तानी जवान जो है वो 20 जवान शहीद हो गए हैं। और उसको लेकर के एक बार फिर से चाइनीज सामानों की बहिष्कार को लेकर के बातें चल रही हैं, जहां एक तरफ पूरे तरीके से ना कहे लेकिन बहुत हद तक देखा जाता है कि आयात निर्यात होती रहती है चाइनीज सामानों की जैसे, और लोग जो है काफी मतलब यूज टू हो चुके हैं चाइनीज प्रोडक्ट्स की, कोई भी सामान की अगर हम बात करें, लेकिन उससे निकलना जो है वो काफी एक चुनौती वाला काम है। लेकिन हिंदुस्तानी लोगों में जज्बा भी उतने ही जोर का है और लोग इस बात को भी प्रूव कर रहे हैं। चाइनीज सामानों को भी जलाया गया है, आज ऐसी स्थिति जो है वो भी देखी गई है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कूच बिहार में आज 3 रिपोर्ट और पॉजिटिव आई थी पिछले 24 घंटे में, वो रिपोर्ट हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद एक खुशखबरी भी देंगे। कूच बिहार में 3 और लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कूच बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई कि नए 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमित में से 2 तूफानगंज के हैं और दोनों महाराष्ट्र से कूच बिहार आए थे। संक्रमित एक व्यक्ति दिनहाटा का रहने वाला है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि 367 लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। 3 लोगों के संक्रमित मिलने से जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 280 हो गई है। एक्टिव केसेस 64 है और 228 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और इसी के साथ एक बड़ी खुशखबरी हम आपको यह भी दे दें कि कूच बिहार में जो है आज जो खबर मिल रही है कि 2 लोग ठीक होकर के आज चले गए अपने घर को, ये एक बड़ी राहत की खबर हमने आपको दी। और इसी के साथ आप क्या सोचते हैं, चाइनीज सामानों को किस तरीके से बहिष्कार किया जाए, चाइनीज सामान मुक्त भारत कैसे बना जाए, आप जो भी सोचते हो हमारे कमेंट सेक्शन पर अवश्य लिखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जलपाईगुड़ी की कुछ तस्वीरें जहां पर 2 स्वास्थ्य कर्मी जो कि ठीक होकर कोरोना से लड़कर वापस आ गए हैं। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं वहां और की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं।
कोरोना की जंग जीतकर घर लौटे 2 स्वास्थ्यकर्मी। जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को 2 कोरोना विजेताओं को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। बताया जाता है कि ये दोनों स्वास्थ्यकर्मी कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान कोरोना वायरस की चपेट में आए थे। दोनों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आने के बाद उन्हें कोविड अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बृहस्पतिवार को ये दोनों जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य कार्यालय पहुंचे, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कोरोना को लेकर राज्य सरकार की ओर से नियुक्त उत्तर बंगाल के प्रभारी डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय भी मौजूद थे। उन्होंने उन दोनों को अपने घर में अगले 7 दिनों तक की सावधानी से रहने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 दिनों के बाद वे दोबारा काम शुरू कर पाएंगे। করোনা জয় হতে তো খুবই ভালো লাগছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যখন কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলাম তখন বুঝতেই পারিনি কিভাবে আমার রোগটা ধরা পড়লো। কিন্তু যখন শুনলাম আমি কোভিড পজিটিভ তখন মানসিক খুব একটা টেনশন ছিল, কারণ আমি অনেকগুলো কোমরবিডিটি করি, হাইপার টেনশন আছে, অনেক কিছু আছে, হাইপোথাইরয়েডিজম, ইম্পেয়ার্ড রেনাল ফাংশন, কার্ডিওমেগালি, অনেক কিছু আছে। তখন একটু ভয়ই পেয়েছিলাম, কিন্তু হাসপাতালে যখন সবার সাথে ছিলাম তখন দেখলাম কারো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কোনো রকম অসুবিধা নেই, তখন একটু সাহস রয়েছে। আর ওখান থেকে বের হয়ে এসে ভালোই লাগছে। তবে এখন পারিপার্শ্বিক যে অবস্থা দেখা দিচ্ছে যে মনে হচ্ছে আমরা ক্রিমিনাল, চারপাশে লোকজন দরজা জানলা বন্ধ করে রাখছে, এটা একটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার। কি করব, মৃত্যুকে তো সবাই ভয় পায়। 5 তারিখ প্রথম পিএমআই স্যার ফোন করে আমাকে জানালো যে পজিটিভ। ন্যাচারালি প্রথমে খুব ভেঙে পড়েছিলাম, যেহেতু হাই ব্লাড সুগার আছে। তারপরে ওখানে ভেতরে গিয়ে আরে পারিপার্শ্বিক মানুষগুলোকে দেখে নিজেরও একটা সাহস হলো, এবং বিশেষ করে হচ্ছে ভেতরের যে সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্টটা সেটাতে ন্যাচারালি হচ্ছে আরও সাহস জুগিয়েছে। সিসিউ দেখতে পেতাম, যেহেতু হচ্ছে মনে হতো যে কোনো কিছু সমস্যা হলে পাশে ক্লিনিকগুলো দেখে অটোমেটিকলি একটা সাহস জুগত। অযথা ভয় পাবেন না, গুজব ছড়াবেন না যেটা, এবং পারিপার্শ্বিক যে অবস্থা, যে সরকারি যে স্বাস্থ্যবিধি আছে সেটা মেনে চলুন। এবং আবার একটাই অনুরোধ সকলের কাছে যে গুজব ছড়াবেন না, আর বিশেষ করে যারা আক্রান্ত হয় তাদের পরিবারগুলোর পাশে থাকবে। আমাদের এই টিউবারকুলোসিস সেকশনে 2 জন স্টাফ আপনারা জানেন যে তারা অ্যাফেক্টেড হয়েছিলেন, করোনা পজিটিভ এসেছিল, অ্যাসিমটোমেটিক। তো তারা সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন। তো ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদেরকে একটা সংবর্ধনা দেওয়া হলো, তার জন্যই আমাকে বলা হয়েছিল। ভালো লাগলো, আর ওদেরকে তো আমি অনেক দূরে চিনি, আজকের নয়। তো ঠিকই আছে, সুস্থ হয়ে বাড়ি যাচ্ছেন। আমাদের সকলের ভালো লাগা আছে, আমাদের সকলের শুভেচ্ছা ওদের সঙ্গে থাকবে। ওনাদেরকে আমি বলেছি আপাতত 7 থেকে 10 দিন একটু বাড়িতে সাবধানে থাকা, খাওয়া দাওয়ার দিকে নজর দেওয়া, তারপরে এসে কাজে জয়েন করবো। মানুষকে কি তো খুব সুন্দর কথাই বললেন, যেটা আমরাও খুব ফিল করছি যে রোজ রোজ পুলিশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হুমকি দিচ্ছি, এরপরে কাজটা আমাদের করতে হবে। বয়কট, স্বাস্থ্যকর্মী দিয়ে বয়কট করলে পরে আমরা হাসপাতালে তো বয়কট করে দেবো, কাউকে ঢুকিয়ে দেবো না, তখন কী দাঁড়াবে জায়গাটা? তো যিনি বলছেন তিনি কি ভেবে বলছেন তো যে তিনি যদি বা তার বাড়ি বা তার আত্মীয় স্বজন যদি কেউ যারা উস্কাচ্ছে তারা যদি কখনো অ্যাফেক্টেড হয় তাদের কী চেহারাটা দাঁড়াবে? এই স্বাস্থ্যকর্মী তাদের পাশে কি দাঁড়াবে? জায়গাগুলো বুঝতে হবে। কিন্তু সুতরাং একতরফাভাবে এই জিনিসগুলো করবেন না। কিন্তু আবারও বারণ করছি, আপনাদের শুভবুদ্ধি উদয় হোক। আমরা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে আপনাদের কাছে এটুকু অনুরোধ করছি আবার, যে স্বাস্থ্যকর্মীদের উপরে অযথা ये समस्त हैरेसमेंट করবেন না। कोरोना की जंग जीतकर घर लौटे 2 स्वास्थ्यकर्मी। जलपाईगुड़ी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, सिलीगुड़ी की स्थिति दिखाते हैं कि कल सिलीगुड़ी के विधान मार्केट व्यवसायी समिति के द्वारा एक बड़ी कदम ली गई कि जो भी जितने भी दुकान थे विधान मार्केट के उन सभी के लाइटों को बंद करके मोमबत्ती जलाई गई और जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। तो वहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत ने अपने 20 जवान खोए, जिसको लेकर विधान मार्केट व्यवसायी समिति के द्वारा कल रात पूरे विधान मार्केट के सभी दुकानों की लाइट्स बंद कर एवं मोमबत्ती जलाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पूरे विधान मार्केट के लगभग 1200 दुकानें हैं जिन्होंने अपनी दुकान की लाइट्स बंद कर एवं मोमबत्ती जलाकर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कालिम्पोंग की एक स्थिति रतन गुरुंग के साथ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अनलॉक डे में आज 19वां दिन में आज हम लोग आ पहुंचे हैं और शहर की विभिन्न जगहों की स्थिति क्या कुछ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर बंगाल से सिक्किम तक की स्थिति इस बीच अनलॉक डे 19 में कैसी है वो हम आपको दिखाते हैं। जिसरीत अभी फिलहाल हम कहाँ के दिखाने वाले हैं? कालिम्पोंग से रतन गुरुंग के साथ देखते हैं एक रिपोर्ट। जहाँ एकातिर सरकारले जति पनि इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइनहरू छ त्यो एकपछि अर्को गर्दै अब उडाउँदै लगिरहेछ या भनौँ हटाउँदै लगिरहेछ भनेदेखिको अर्कोतिर जुन प्रकारको अन्य ठाउँमा जुन प्रकारको क्वारेन्टाइन माने त्यहाँनिर माने बनाइएको थियो त्यो पनि अब बिस्तारै बिस्तारै हटाउँदै लगिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ मेला ग्राउन्डमा पनि त्यहाँ जुन प्रकारको त्यहाँनिर एउटा सहायताको निम्ति जति पनि बाहिरबाट आउने हाम्रा भाइ बहिनी अनि अन्य मानिसहरूको निम्ति कामदारहरूको निम्ति जुन एउटा एसिस्टेन्ट एउटा बुथ त्यहाँनिर सहयोग एउटा बुथ त्यहाँनिर माने बनाइएको थियो त्यो बुथलाई अहिले हटाइसकेको छ र अब अहिले जति पनि बाहिरबाट आउँदैछन् उनीहरूलाई सिधै होम क्वारेन्टाइनमा पठाइरहेको छ। तर विषाद यही परिरहेको छ कि होम क्वारेन्टाइनमा पठाएका त्यस्ता भाइ बहिनीहरू अनि कामदारहरू प्रोफेसनलहरूलाई गाउँमा सिधै आउन दिएको छैन र यस्तो परिस्थितिमा अब सामुदायिक एउटा प्रकारको एउटा माने क्वारेन्टाइनको जुन सामुदायिक होम क्वारेन्टाइनको कन्सेप्ट अनि यसको यो प्रकारको सुविधा अहिले गाउँठाउँमा भइरहेको छ। तर सहरमा हो भनेदेखिको सहरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि विशेष गरी कालेबुङ सहरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यहाँनिर अत्यन्तै एउटा समस्या भइरहेको थियो। त्यस्ता भाइ बहिनीहरू जसलाई घरमा आउनु दिएको थिएन र ती सम्पूर्ण समस्यालाई ध्यानमा राख्दै कालेबुङ नगरपालिकाले त्यस्ता जति पनि बाहिरबाट आउने भाइ बहिनीहरू विद्यार्थीहरू अनि अन्य कामदारहरू प्रोफेसनलहरूलाई एउटा आपतकालीन भनौँ या त इमर्जेन्सी एउटा सेल्टर दिने एउटा तपाईँको इमर्जेन्सी एउटा आश्रय दिने एउटा महत उद्देश्यले सुरुमा मेला ग्राउन्डमा त्यहाँनिर केएसएको जुन बिल्डिङ छ त्यहाँनिर उहाँहरूले आरम्भ गरेको थियो यसरी तपाईँको इमर्जेन्सी सेल्टरको एउटा व्यवस्था गरेको थियो भनेदेखिको 2 दिनदेखिको कालेबुङको त्यहाँबाट यो क्वारेन्टाइनलाई यहाँनिर होम क्वारेन्टाइनलाई भनौँ यस इमर्जेन्सी सेल्टरलाई सारेर कालेबुङको यो माथि तपाईँको दुर्बिन छेउमा रहेको यो पोलिटेक्निक यो जुन विशाल भवन छ पोलिटेक्निक जुन कलेजको जुन भवन छ यो भवनको जो अहिले ठप्प छ अहिले यहाँ कुनै पढाइहरू भएको छैन र यसको भवनको यो भुइँ तलामा यहाँनिर तपाईँको उहाँहरूले टेम्पोररी इमर्जेन्सी सेल्टर भनेर यहाँनिर उहाँहरूले यो जति पनि भाइ बहिनीहरू आएको छन् उहाँहरूलाई सेल्टर दिने काम माने कार्य यहाँनिर भएको छ। बितेको 2 दिनदेखिको यहाँनिर यो पोलिटेक्निकको बिल्डिङमा तपाईँको टेम्पोररी इमर्जेन्सी सेल्टर यहाँनिर गराइएको छ अनि तपाईँले यो बोर्डबाट नि त्यहाँ तपाईँले स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ विथ स्पेसल एसिस्टेन्स फ्रम जिटिए चेयरम्यान श्री अनित थापा एन्ड द इनिसिएटिभ अफ द बोर्ड अफ काउन्सिलर कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी अध्यक्ष जिटिए अध्यक्ष श्री अनित थापाको विशेष एउटा सहयोगमा अनि तपाईँको कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको जति पनि बोर्ड अफ काउन्सिलर छ उहाँहरूको एउटा सामूहिक एउटा प्रयासमा यो अस्थायी आपतकालीन आश्रय यहाँनिर आश्रय स्थल भनौँ यहाँ आरम्भ गरिएको छ र अहिले हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यहाँ तपाईँको आजको तारिकसम्ममा 5 जना तपाईँको भाइ बहिनीहरू यहाँनिर छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कामदारहरू यहाँनिर छन् जसमा 4 जना महिला अनि 1 जना पुरुष छन् र अब जति पनि बाहिरबाट आउँदैछन् उनीहरूलाई पनि यहाँनिर त्यो सुविधा यहाँ आश्रयको जबसम्म 14 दिनको जुन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने जुन सुविधा माने जुन प्रकारको अनिवार्यता जुन छ त्यो मुहैया गराउने काम कालेबुङ म्युनिसिपालिटीले यसै पोलिटेक्निक कलेजको यो भुइँतलामा यहाँनिर आरम्भ गरेको छ। चेकपोस्ट बराबर चेकपोस्ट अलीपुर डिस्ट्रिक्ट जलपाइगुड़ी
किसिमको छाता चाहिँ उडेर जाँदै पोलिटेक्निक कलेजमा बनाएको जुन अस्थायी आश्रय स्थल जुन छ यो यही हो। तपाईँको यतापट्टि अहिले हामीलाई बताइएको छ त्यो तपाईँको पुरुषहरूको निम्ति यहाँ बनाइएको छ भनेको, यतापट्टि जुन छ यतापट्टि महिलाहरूको निम्ति बनाइएको छ भनेर अहिले हामीलाई थाहा छ। र आज एउटा औपचारिक घोषणा हुने दिन हो कि यसलाई अब यो एक हिसाबले अरू यो जति पनि आउने भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूलाई समर्पण गर्ने भनौँ, उनीहरूको सेवामा अब आजबाट यो औपचारिक रूपले यो सञ्चालन हुनेछ। र यस यो एउटा शुभ मुहुर्तै भनौँ आजको तारिकमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ जति पनि नगरपालिकाको बोर्ड अफ काउन्सिलका मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर एसडी जिम्बा, स्वास्थ्य अधिकारी नगरपालिका लगायत यहाँ जति पनि भाइस चेयरम्यान श्री भीम अग्रवाल लगायत यहाँ जति पनि काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ है, सबैजनाको यहाँ उपस्थिति छ भनेदेखिको उतापट्टि जति पनि नगरपालिकाका जति स्वास्थ्य अधिकारीहरू माने कर्मचारी जति छन्, हेल्थ वर्करहरू उहाँहरू सबै यहाँ आइसकेका छन्। अनि चेयरम्यान एकछिन अगाडि नै आइसकेका छन्। र यसको तपाईँको औपचारिक रूपले आजबाट यो जति पनि हाम्रा बाहिरबाट आउने भाइ बहिनीहरू चाहे विद्यार्थी होस्, कामदार होस् या प्रोफेसनल होस्, उनीहरूलाई 14 दिनको आश्रय दिने जुन महत एउटा पहल छ कालेबुङ नगरपालिका बोर्ड अफ काउन्सिलरको, त्यो आजबाट औपचारिक आरम्भ या यसको घोषणा हुन गइरहेको छ। सबै डिटेल्स राम्रै छ हजुर। अन्य चारिमा चाहिँ बन्द त 4 दिन भएछ है। पहिले त तल नगर उयसमा थियो अन्त म्यालेग्राउन्डमा है, यहाँ सरेको 2 दिन भयो। हजुर हजुर सरी 2 दिन भयो है। अहिले त केटाहरूमा तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। एकोमोडेसन कस्तो छ तपाईँको? एकोमोडेसन फिलहाल त राम्रै छ यहाँनिर हाम्रो, त्यस्तो केही मतलब आवश्यकता छैन, सबै सुविधा नै छ हो। अहिले हिजो बेलुका चाहिँ लाइट गिराउनु भयो, तर पनि मिस्टर श्री रवि प्रधानज्यू स्वयं आउनु भएर हामीलाई लागि सबै लाइटको बन्दोबस्त गरिदिनु भएको थियो। हामी सम्पूर्ण टिमबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँलाई। अनि साह्रै यहाँ के भन्छ म्युनिसिपालिटी टिमलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सबैले हजुर सबै कुरामा एरेन्जमेन्ट गरिदिनु भएकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर स्वयं यहाँको कमिटी, यहाँको जो होइन इष्टमित्रहरू सबैजना एकदमै राम्रो लाग्यो। उहाँहरूले एकदमै राम्रो हामीलाई जो खाना पानीमा सबै कुरा हेल्प गर्नु भएकोलाई हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ वास्तवमा कहाँको हुनुहुन्छ? माथि होम शेर्पा गाउँको हो। उहाँ त हजुर कहाँबाट आउनुभयो? म दिल्लीबाट आएको। हजुर। अब त्यहाँ होम्समा त त्यहाँनिर तपाईँको यस्तो प्रकारको कम्युनिटी क्वारेन्टाइन केही छैन, तपाईँलाई घरमा आउनु दिनु होला होइन? हजुर हजुर। त्यहाँनिर चाहिँ किन मेरो ओल्ड एजको छ हो, बोजू हुनुहुन्छ, उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, अनि अलिक बिमारी पनि हुनुहुन्छ। अनि मेरो छ्यामाले अलिक रिक्वेस्ट गर्नु भएर चाहिँ सरलाई रिक्वेस्ट गरेर अनि यता हाम्रो के अरे म्युनिसिपालिटी टिमलाई भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो रिक्वेस्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ राखेको। एउटा सेफ पनि हजुर। तपाईँ आएको 4 दिन भयो, अलिकति जानु न कुनै कोरोनाको कुनै लक्षणहरू केही सर्दी खोकी त्यस्तो हजुर केही छैन, त्यस्तो केही छैन हजुर है। दिल्लीबाट आएको तपाईँ? हजुर हजुर। र यो आपतकालीन जुन आश्रय स्थल छ है नगरपालिकाको, यसका स्वास्थ्य पक्ष भन्ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पक्षलाई लिएर सम्पूर्ण यहाँ स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एसडी जिम्बाले रेखदेख गर्नुहुँदैछ। उहाँको एउटा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिम नै यहाँनिर तैनात छ र के कस्तो यहाँनिर व्यवस्था गरेको छ हामी सोध्ने कोसिस गरौँ। सर तपाईँलाई यो है हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदै के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ यो जुन आपतकालीन आश्रय स्थललाई लिएर? यो इमर्जेन्सी जुन चाहिँ सेल्टर हामीले यहाँनिर कालिम्पोङ नगरपालिकाले बोर्ड अफ काउन्सिलर्सले र जिटिए चेयरम्यान श्री अनित थापाज्यूको सपोर्टले गर्दाखेरि यहाँ यो पोलिटेक्निक कलेज गौरीपुर हाउसमा चाहिँ हामीले यो आश्रय सेल्टर जति पनि अब होम क्वारेन्टाइनमा उनीहरूको जग्गा नहुने, कसैलाई असुविस्ता छ क्वारेन्टाइनमा बस्नु, होम क्वारेन्टाइनतिर जानुको लागि है, र कसैलाई राति आइपुग्दाखेरि सेल्टरै छैन, राति आइपुग्छ कहाँ जानु हुँदाखेरि चाहिँ यो आपतकालीन सेल्टर चाहिँ नगरपालिकाले यहाँनिर छानेर, यो हामीले पहिल्यैदेखि सोचेको थियौँ। यहाँनिर खुल्ला यो जग्गा छ,
धेरै अब सहरदेखि पनि धेरै टाढो भएकोले गर्दा र यहाँ वरिपरि बाजु गाउँघरहरू पनि त्यति नभएकोले गर्दाखेरि यो एकदमै सेक्लुडेड एउटा जग्गा भएकोले गर्दाखेरि एकदमै एप्रोप्रिएट ठिक सठिक जग्गा थियो र यसलाई छानेर यहाँ हामीले विशेष गरी दुईवटा हलमा एकदमै साफ सुधर पहिलादेखि नै अब भर्खर नयाँ कन्स्ट्रक्सनले गर्दा भएकोले गर्दा नै एकदमै सफा थियो र यहाँनिर अझै त्यसमाथि पनि बढी तरिकाले यसलाई सफा गऱ्यो है। सफा गरेर चाहिँ सेनिटाइज पनि गरेको छौँ हामीले, स्प्रेहरू सबै गरेर चाहिँ यहाँनिर दुईवटा एउटा फिमेल सेक्सन बनाइदिएको छौँ, एउटा मेल सेक्सन लेडिजहरूको लागि र जेन्ट्सहरूको लागि अलग अलग सेक्सन बनाएर प्रायः यसमा डनलपहरू ब्ल्याङ्केटहरू सबै ओछ्याएर है सबै सरसामानहरू राखेर एकदमै सफा तरिकाले नै टोयलेट बाथरुमहरू सबै सफा राखेर चाहिँ यहाँनिर सुरु गरिदिएको छ। ठिक छ सर कि त्यो त भइहाल्यो, त्यसको बारेमा लजिस्टिक कुरा आयो है। तपाईँ स्वास्थ्य अधिकारी हुनुहुन्छ, अब अहिलेसम्ममा कोही 4 दिन कोही 5 दिन भइसकेको छ आएको, यदि कसैलाई कथङ्काल कुनै सिम्टोमेटिक त्यस्तो है सिम्टमहरू देखिएको खण्डमा के कस्तो प्रिपेरेसन छ तपाईँहरूको? अहिलेसम्म त कसैको पनि सिम्टम देखिएको छैन, र पनि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले हेल्थ वर्कर्सहरूले बिहान र बेलुकी गरेर 2 टाइमै गरेर उनीहरूको निरीक्षण गरिरहेको छ। विशेष गरी ज्वरोको है टेम्परेचर रिकर्डिङहरू भइरहेछ र अब अहिले जुन चाहिँ प्रोटोकल गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलको प्रोटोकल अनुसारले असिम्टोमेटिक है 2 किसिमको छ। एउटा असिम्टोमेटिक भन्नु मतलब जसमा लक्षणै छैन र अर्को चाहिँ माइल्ड सिम्टोमेटिकहरू छ। जति पनि असिम्टोमेटिकहरूलाई चाहिँ सेफ होम भनेर छ। अब यहाँदेखि त्यस्तो सिम्टम्सहरू आइहाल्यो भने अझै एउटा सेफ होम भनेर हामीले गभर्मेन्टले अलरेडी आइडेन्टिफाई भइसकेको छ है। र सेफ होम भनेर हामीले सिम्टोमेटिकहरूलाई चाहिँ सेफ होममा लगेर यहाँबाट ट्रान्सफर गर्छौँ र प्रायः प्रायःको त यहाँ 8 दिन 7 दिन भइसकेको छ र उहाँहरूको भोलि पनि उहाँहरूको स्वाब टेस्ट भोलि फेरि एकखेप उहाँहरूको स्वाब टेस्ट हुनेछ र स्वाब टेस्ट गरेर हामीलाई उहाँहरूको एक्ज्याक्ट स्टेटस के छ हामीलाई थाहा हुनेछ। अहिलेसम्म प्रायः यो 5 जनाको पनि केही सिम्टम छैन, केही 5 जना छ अहिलेसम्म यहाँनिर है। 5 जनाको स्वाब टेस्ट भइसकेको छ भोलि हुँदैछ, फेरि रिपिट 5 जनाको स्वाब टेस्ट भोलि हुँदैछ। हुन्छ सर, हुन्छ, बहुत बहुत धन्यवाद। हुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ श्री डाक्टर जिम्बा एसडी जिम्बा, उहाँको भनाइ छ कि जुन प्रकारको अहिलेसम्म त केही पनि कुनै प्रकारको लक्षण देखिएको छैन जो 5 जना छन् र उनीहरूको तैपनि यो असिम्टोमेटिक अथवा कुनै लक्षण नै नदेखिने पनि अहिले म्याक्सिमम त्यस्तो भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि सुनिश्चित गर्नको निम्ति भोलि अब 5 जनाको स्वाब टेस्ट हुने र त्यो स्वाब टेस्टको रिपोर्ट आएपछि अब के हुन्छ त्यो पनि एउटा प्रतीक्षाको विषय बनेको छ भनेर उहाँको भनाइ रहेको छ। तो हम आपको दिखा रहे थे कि इस बीच आज अनलॉक डे 19 में स्थिति जो है उत्तर बंगाल की क्या कुछ है और वहां की स्थिति हमने आपको दिखाई और लगातार आगे भी हम अपने सेशन के माध्यम से आपको हर अपडेट्स हर खबर जो है वो पहुंचाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अटल पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए।
घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर।